Okay, a very good morning to all the class 8 students. I hope you're having a great time at home and everyone is doing well. So, in the last class we were dealing on the topic that is secularism or secular. So, हम लोग देख चुका है कि secularism कितना important है किसी भी देश के लिए. तो secular state को क्या माना जाता है? Secular means neither वो देश नाइदर रिलीजियस है और नाइदर इरिलीजियस भी है और नाइदर एंटी रिलीजियस भी माना जा सकता है. वो देश उसको सेकुलर बोला जाता है जहाँ पर इंडिविजुअल को फ्रीडम दिया जाता है कोई भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, या कोई भी रिलीजन को वो फॉलो भी नहीं कर सकता है, ऐसा फ्रीडम दिया जाता है. उसको सेकुलर स्टेट या कंट्री माना जाता है. तो इंडिया में हम लोगों ने कल पॉइंट्स देखा था. मीन्स सेकुलरिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एडॉप्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है. कि हम लोग नंबर 1 पॉइंट में देखा था कि इंडिया स्टेट, इंडिया जो हम लोगों का गवर्नमेंट वो किसी भी रिलीजन को, सिंगल रिलीजन को मीन्स प्रमोट नहीं करेगा, वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट करेगा. नंबर 1 पॉइंट में हम लोग ने देखा है. और नंबर 2 पॉइंट में इंडिया स्टेट क्या करेगा मीन्स वो लोग इंडिया गवर्नमेंट फॉलो करेगा नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी. मीन्स इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस अफेयर्स में और सब रिलीजियस को सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करेगा गवर्नमेंट और इंटरफेयर नहीं करेगा उन लोगों का रिलीजियस प्रैक्टिसेस में. और नंबर 3 पॉइंट, और इंडियन गवर्नमेंट मीन्स इंटरवेंशन कर सकता है कुछ ऐसा मामले में जिसमें नीड एराइज होता है, जैसे कि सोशल इशू हो या कल्चरल इशू हो, इसमें इंटरफेयर कर सकता है गवर्नमेंट. एग्जांपल, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकता है रिलीजियस कम्युनिटी को कि उन लोगों को इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट मीन्स डायरेक्शन दे सकता है उन लोगों को, और उन लोगों का कल्चर आइडेंटिटी को अपहोल्ड करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है. और सोशल इशू का मामले में जब होता है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकता है. देन नंबर 4, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट को ये इंश्योर करना है कि किसी भी रिलीजियस ग्रुप लोग अलग रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट ना करे, जैसे कि मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप डोमिनेट ना करे माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप को. ये सारा संविधान में लिखा हुआ है और ये डायरेक्शन है इंडिया में, ये कानून है और इसको सेकुलर माना जाता है. ये सारा सेकुलर का अंडर में आता है और प्रियम्बल में ये वर्ड एडेड है. और लास्ट वन, द इंडियन स्टेट शुड प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप. और किसी भी रिलीजियस ग्रुप का मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने का वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है. और बीइंग डोमिनेटेड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, की किसी भी रिलीजियस ग्रुप को उन लोगों को सुरक्षा प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है और उन लोगों को कोई अलग ग्रुप लोग डोमिनेट ना करे बोल के वो सारा मीन्स गवर्नमेंट को ही देखना है इंडिया में. देन दैट्स ऑल द पॉइंट वी हैव सीन. तो ये पूरी तरह से हम लोगों का देश एक सेकुलर कंट्री माना जाता है. तो सो फार वी हैव डील अबाउट सोशलिस्ट, क्यों प्रियम्बल में एडेड है, सेकुलर क्यों एडेड है और सॉवरेन क्या है हम लोग देख चुका है अभी तक. तो टुडे विल बी डीलिंग ऑन डेमोक्रेटिक. तो डेमोक्रेटिक इंडिया एक सबसे दुनिया का बड़ा सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन माना जाता है इंडिया को. Democracy is generally referred to as the government of the people, by the people and for the people. तो डेमोक्रेसी को हमेशा इसी से जाना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये कोटेशन अब्राहम लिंकन ने मीन्स कोट किया था. अब्राहम लिंकन ने इसका डेफिनेशन किया था डेमोक्रेसी का. तो डेमोक्रेसी को इसी का नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो गवर्नमेंट लोग ही है और लोगों के लिए ही है.
मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो गवर्नमेंट बनता है वो लोगों का गवर्नमेंट है और लोगों से बनता है एंड लोगों के लिए ही है। इसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो ये डिफिनेशन को अब्राहम लिंकन ने दिया था। Effectively, this means that the government is elected by the people and it is responsible and accountable to the people. तो effectively हम लोग जब देखा जाए तो government of the people, by the people and for the people means ये basically effectively जो government है उसको लोगों ने चुना है और वो लोग जो लोगों ने चुना है गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल है टू द पीपल, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लोगों ने चुना है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है लोगों के लिए काम करने के लिए और अकाउंटेबल मीन्स लोगों को जवाब देने का जिम्मेदारी उन लोगों का बनता है गवर्नमेंट का। The people in India elect their government at local, state and union levels by a system of universal adult franchise. तो इंडिया में हम लोग इलेक्ट करता है, गवर्नमेंट इलेक्ट करता है लोकल लेवल में, जैसे कि ग्राम सभा, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरियाज में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है। एंड स्टेट लेवल में भी हम लोग गवर्नमेंट को चुनता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को, और यूनियन लेवल में भी हम लोग ही चुनता है गवर्नमेंट को थ्रू ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, थ्रू ए सिस्टम ऑफ वोटिंग, जैसे कि 18 ईयर्स एंड अबव लोग वोट करके चुनता है इंडिया में अपना लीडर को, अपना गवर्नमेंट को, खुद को रूल करने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, तो उसको डेमोक्रेटिक बोला जाता है। तो डेमोक्रेटिक इंडिया एक फुल्ली डेमोक्रेटिक नेशन माना जाता है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है हम लोग वोटिंग करके सेंट्रल को भी, स्टेट को भी, लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी इलेक्ट करता है। तो वो लोग हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है मिनिस्टर लोग, और वो लोग बहुत मीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जो भी काम करेगा, जो भी लोगों के लिए काम कर रहा है और लोगों को जवाब देना पड़ता है उन लोगों को। तो इसको एक डेमोक्रेटिक सरकार या गवर्नमेंट माना जाता है इस सिस्टम को, और इंडिया में इसलिए इसको ऐड किया गया है और लागू भी हो रहा है ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स। देन लेट्स सी, प्रियम्बल में रिपब्लिक को भी ऐड किया गया है, तो रिपब्लिक क्या है, लेट्स सी। डेमोक्रेटिक वी हैव सीन, सेकुलर वी हैव सीन, नाउ रिपब्लिक प्रियम्बल में इसको भी ऐड किया गया है। रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the power is exercised by the representative elected directly or indirectly by the citizen of a country. रिपब्लिक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को माना जाता है जिसमें पावर एक्सरसाइज करता है, जिसमें पावर एक्सरसाइज करता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव elected directly or indirectly by the citizen of a country. रिपब्लिक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है जिसमें सब कुछ पावर एक्सरसाइज करता है जो लोगों ने उसको चुना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों ने जिसको चुना है वो पावर एक्सरसाइज करता है और वो सरकार चलाते हैं। जैसे इंडिया में एग्जांपल, लोगों डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में सबसे पावरफुल आदमी प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए क्योंकि उसको इनडायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करता है या डायरेक्टली इलेक्ट करता है, वी कैन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग चुनता है अपना लीडर को। For example, the president who is the head of a democratic country is indirectly elected by the people for a definite period of time. जो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, प्रेसिडेंट को जो लोगों ने एक डेमोक्रेटिक नेशन में लोगों ने चुना है इनडायरेक्टली उसको, तो वो पावर एक्सरसाइज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब देखा जाए इंडिया में,
ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ पावर एक्सरसाइज करता है प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को पूरा भारत का नागरिक लोगों ने मीन्स चुना है उसको वोटिंग करके, इसलिए प्राइम मिनिस्टर सब कुछ पावर एक्सरसाइज करता है। तो यही से हम लोग को मालूम चलता है कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रिपब्लिक जिसमें जो लोगों ने चुना है वही पावर को एक्सरसाइज करेगा। तो प्रेसिडेंट को तो यहाँ मीन्स प्रेसिडेंट को हम लोग वोटिंग करके इलेक्ट नहीं करता है पब्लिक लोग, उसको तो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली लोग इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। तो रिपब्लिक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, जिसमें जो लोग चुनता है वही पावर को एक्सरसाइज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए ये सारा प्रैक्टिस हो रहा है हम लोगों का देश में, इसलिए प्रियम्बल में एडिट किया गया है द आइडिया ऑफ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड को सारा को प्रियम्बल में एडिट किया गया है, और ये सारा इंडिया में लागू है और चल रहा है। तो इंडिया एक रिपब्लिक देश माना जाता है, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और सोशलिस्ट या सॉवरेन माना जाता है। और सोशलिस्ट में तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, फुल्ली सोशलिस्ट नहीं है हम लोग, सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक मामले में हम लोग सोशलिस्ट वर्ड को यूज़ किया है, सिर्फ ये दोनों एरियाज के लिए। आइडियल्स ट्रांसफॉर्म इनटू लॉ, क्या आइडियल्स को लॉ में ट्रांसफॉर्म करता है? लेट्स सी। has stated in the preamble, the ideals of our country include justice, liberty, equality and fraternity। तो हम लोग जैसा स्टेट किया है, जैसा कि प्रियम्बल में, जैसा कि ऑलरेडी गिवन इन द प्रियम्बल, जो आइडिया है जो इंक्लूड करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, इट्स ऑलरेडी गिवन इन आवर प्रियम्बल इन आवर कंट्री, ये सारा आइडियाज को। इट वॉज इसेंशियल टू मेक द राइट्स एंड फ्रीडम मोर रियलिस्टिक। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि राइट्स को और फ्रीडम को मीन्स मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए, मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए ये जरूरी हो गया है। Unambiguous and transparent to give a shape to the ideals and to implement them universally। तो ये सारा आइडियाज प्रियम्बल में ऑलरेडी दिया गया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी का। तो ये बहुत ज़रूरी बन गया है कि राइट्स और फ्रीडम को मोर रियलिस्टिक बना सकता है, हम लोग रियलिस्टिक बना सकता है, रियल बना सकता है, रियल बना सकता है। Unambiguous means clear and transparent to give a shape to the ideals to implement them universally। तो हम लोग क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली हम लोग ये आइडियाज को शेप कर सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है यूनिवर्सली, मीन्स सब पर कैसा लागू करवा सकता है हम लोग ये आइडियाज को, पूरा देश में लागू करवा सकता है। Therefore, these were granted to us by the Indian Constitution as fundamental right। और ये सारा राइट्स को इंडिया में हम लोगों को ग्रांटेड किया है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और किसकी माध्यम से? एज ए फंडामेंटल राइट की माध्यम से हम लोगों को ये सारा आइडियाज को ग्रांटेड किया है इंडिया में। जैसा कि इंडियन आर्टिकल 19, व्हेन यू सी द इंडियन आर्टिकल 19, वो क्लियरली इंडिकेट करता है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में थोड़ा स्टडी करो, इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेट मी गिव यू ए ब्रीफ। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स 395 तक माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स 395 तक माना जाता है, और वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाला संविधान माना जाता है हम लोगों का। जैसे कि
आर्टिकल 19 क्लियरली हम लोगों को दे रहा है फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली वहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी में है राइट टू प्रॉपर्टी को, उसको अमेंड किया गया है और स्लाइट चेंजेस लाया गया है राइट टू प्रॉपर्टी में। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी में क्यों कंट्रोवर्सी? बिकॉज अगर राइट टू प्रॉपर्टी बोलता है आप गन, टैंक या कोई भी चीज़ अपने साथ रख सकता है, तो ऐसा हो जाता है। मीन्स गन रखना एक कानूनी मीन्स आपका हक हो जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, तो इसीलिए उसको इंडिया का फंडामेंटल राइट से हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। तो अभी 5 फंडामेंटल राइट से हम लोगों के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19। तो ये सारा लॉस जो प्रियम्बल में स्टेट किया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारा को बहुत नेसेसरी हो गया था ये राइट्स को और फ्रीडम को। मीन्स एक रियलिस्टिक बनाने के लिए या रियल बनाने के लिए और क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये सारा आइडियाज़ को सब लोगों पर लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए इंडिया में हम लोगों को ये सारा राइट्स ग्रांटेड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू हैज़ ए फंडामेंटल राइट्स की द्वारा से हम लोगों को ग्रांटेड करता है, जो इंडियन आर्टिकल 19 से हम लोगों को मिलता है। The founding father wanted to foster these ideals among the people। और जो फाउंडिंग फादर से कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों का, वो लोग ये सारा आइडियल्स या आइडियाज़ को लोगों पर लागू करना चाहता था। They thought that the ideals would guide all those who would work on the constitution from time to time। और वो लोग ये भी सोचा है कि जो ये आइडियल से ये आइडिया है वो सब लोगों को गाइड करेगा, जो काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारा आइडियल्स गाइड करेगा सब लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो लॉ में काम कर रहा है उन लोगों को गाइड करेगा। नाउ दे आर इलॉबरेटेड इन द फंडामेंटल राइट्स। और अभी ये सारा राइट्स को क्लियरली डिटेलली मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स में। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स में क्लियरली मेंशन किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्टिकल 19 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इंडियन आर्टिकल्स फ्रॉम 35 टू till 51 तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल्स इंक्लूडेड है वहाँ पर। इंडियन आर्टिकल 35 से लेके 51 तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू होता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे मैंने बोला है, फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारा जो आइडिया से इसको कानून में बदलाव किया है। मीन्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू लॉस, और इसको रियलिस्टिक बनाया है और क्लियर बनाया है। उसको रियलिस्टिक बनाया, क्लियर बनाया है और ट्रांसपेरेंट बनाया है सब लोगों के लिए। मीन्स सब लोग अभी तो क्लियरली अपना राइट मेंशन कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया है ये सारा आइडियाज़ को एक राइट्स बना के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की द्वारा से और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की द्वारा से ये सारा राइट्स को ट्रांसफॉर्म किया गया है। कानून एक लॉ बना के ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये सारा आइडिया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो प्रियम्बल में जो दिया गया है। So that's all. Tomorrow we'll deal about fundamental rights. If you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you.